बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आपकी एक गलती आपको बहुत बड़ा जो टैक्स का है उसका पहाड़ गिरा देती है। आमतौर पर जब भी कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है तो प्रॉपर्टी खरीदने के फौरन बाद उसकी पेमेंट की जाती है और उस पेमेंट करने के बाद आप रजिस्ट्री जो है वो अपने नाम पर मुंतकिल करवाते हैं। इस तरह जब आप रजिस्ट्री अपने नाम पर मुंतकिल करवाते हैं तो उस दौरान आप एफबीआर के टैक्स भी अदा करते हैं, आप डीसी रेट के मुताबिक भी टैक्स अदा करते हैं और एक और चीज़ जो कि मार्केट रेट पर आपको प्रॉपर्टी मिली होती है उसके पैसे भी आप अदा कर देते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने अपने अकाउंट से पेमेंट की, आपने 1 करोड़ रुपए निकलवाया, आपने प्रॉपर्टी खरीदी और आपका डीसी रेट वहां का 15 लाख है या 20 लाख है, तो फिर आप एडजस्टमेंट किस तरह करेंगे? इस तरह के मामलात में अक्सर औकात बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं और लोग जो हैं इस गलती की वजह से भुगतते हैं इसका अंजाम। और जो एफबीआर है वो फिर आपके इस अकाउंट का ऑडिट भी करता है और आपको नोटिस भी भेजता है। फिर अदालतों और कचहरियों के चक्कर जो है वो आपको लगाना पड़ते हैं। अब यहाँ पर जब प्रॉपर्टी खरीदी तो 3 किस्म के आपको झंझट होते हैं, कुछ टैक्स होते हैं और कुछ मामलात खराब होते हैं। किस तरह कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, फर्ज कर लें कि आपने एक प्रॉपर्टी ए खरीदी है, वो आपने डीसी रेट पर खरीदी है, डीसी रेट जो है वो 5 लाख है और आपने जब उसकी रजिस्ट्री करवाई तो आपने एफबीआर का टैक्स भी ज़ाहिर अदा करना है। तो एफबीआर का जो टैक्स अदा किया है उसके रेट के मुताबिक 7 लाख रेट बनता है और जो आपने मार्केट रेट पर जो वैल्यू उसकी एग्जैक्टली जो वैल्यू है उसकी वैल्यू तकरीबन 10 लाख है, तो आपने 10 लाख अदा किए। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि जब आपने इतनी पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में किस चीज का जिक्र करना है? क्या आपने डीसी रेट के मुताबिक 5 लाख का जिक्र करना है या आपने एफबीआर के रेट के मुताबिक जो है वो 7 लाख का जिक्र करना है या आपने मार्केट की जो वैल्यू है जिसके मुताबिक आपने पैसे दिए हैं, बैंक से निकलवाए हैं, तो क्या आपने उसका जिक्र करना है? तीनों में से कौन सी अमाउंट आपने एग्जैक्टली जो है वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में रखनी है? पहला सवाल ये पैदा होता है। इसका जवाब ये है कि आपने जो अमाउंट आपने पे की है, एग्जैक्टली जो आपने पे की है, आपने उसी का ही जिक्र करना है। आपने कहना है कि मैंने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, वेल्थ स्टेटमेंट जितने की भी बनानी है, जो आपने पैसे वहां से निकलवाए उसका आपने जिक्र लाजमी करना है। दूसरे नंबर पर अगर आपने वहां से 7 लाख निकलवाया है और बाकी पैसे आपने कैश में पे किए हैं तो फिर आप एफबीआर के अकाउंट के मुताबिक 7 लाख लिख सकते हैं। मगर बेहतर यही होता है कि जो आपने अमाउंट वहां से या आपने पे की है, जो करेक्टली पे की है, उसी अमाउंट को आपने एफबीआर के अपने वेल्थ स्टेटमेंट में जिक्र करना है। अगर आप जिक्र नहीं करते तो मामलात खराब हो सकते हैं। आपको टैक्स जो है जब ऑडिट होगा तो ऑडिट में आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर एफबीआर की तरफ से अक्सर औकात ये सवाल किया जाता है कि आपने, लोग ये पूछते हैं कि एफबीआर का अगर हमने हमारा उधर रेट नहीं है, जो डीसी रेट चल रहा है, जो एफबीआर का रेट चल रहा है, दोनों में से अक्सर जगहों पर एफबीआर का रेट नहीं होता, किसी जगह पर डीसी रेट नहीं होता। अगर डीसी रेट नहीं है, किसी जगह पर लागू हुआ नहीं है, तो आपने एफबीआर के रेट के मुताबिक टैक्स अदा करना, उसी की स्टेटमेंट फिल कर देनी है। दूसरे नंबर पर अगर दोनों मौजूद है तो आपने प्रेफर किसे करना है? आपने एफबीआर का जो रेट है इसे प्रेफर करना है और उसी के मुताबिक अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो फिल कर देनी है। यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि जिस बंदे ने, जो सेलर है, वो 236C का जो है वो टैक्स अदा करता है, जबकि जो परचेजर है वो 236K का टैक्स अदा करता है। दोनों ने टैक्स जो अदा करने हैं वो तकरीबन एफबीआर की नजर में जो स्टेटमेंट होगी उसके मुताबिक ही अदा करने हैं और वो एडजस्टेबल होते हैं। इसी तरह एक और चीज जो सबसे अहम चीज है कि आपने जब इसकी एडजस्टमेंट कर ली, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि लोग कहते हैं कि हम गेन किस तरह एडजस्ट करेंगे? हमने जो है वो एक बंदा जिसने परचेज है वो उसने तो परचेज कर ली, उसका तो आपने एडजस्टमेंट का बता दिया कि आपने इस तरह एडजस्टमेंट करनी है। एक जो सेलर है वो किस तरह एडजस्टमेंट करेगा? हालांकि जो सेलर है वो 236C का जो है उसने वो टैक्स भी अदा करना है जिसे एडवांस टैक्स का नाम दिया जाता है।
और वो टैक्स अदा करने के साथ साथ उसने मुकम्मल तौर पर अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी फिल करनी है कि उन्होंने अगर वो 7 लाख की उसने अपनी स्टेटमेंट भर दी है तो आपने भी जाहिर है कि जो पैसे आपके पास आए हैं उन्होंने बैंक में जमा करवाने होंगे, तो उस हवाले से भी उसने भी स्टेटमेंट फिल करनी होती है। इसमें ही मैं आपको बता दूं कि गेन का हिसाब जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ओल्ड प्रॉपर्टी और न्यू प्रॉपर्टी, इसका जो गेन है वो डिफरेंट टाइप का है। अगर आपके पास ओल्ड प्रॉपर्टी है और हमारा जो बजट अनाउंस हुआ था, बजट अनाउंस होने से पहले की है और 6 साल पुरानी है, तो आपको जो गेन है वो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इस बजट अनाउंस होने से पहले जो भी आपकी प्रॉपर्टी थी अगर उसको 6 साल हुए थे तो उस पर कोई गेन नहीं था, अगर 6 साल नहीं हुए तो उस पर गेन था, वो साल के हिसाब से आपने गेन टैक्स देना होता था। मगर बजट अनाउंस होने के फौरन बाद जो प्रॉपर्टी होगी जाहिर है कि उस पर न्यू जो टैक्स है वो उसका लागू होगा, तो न्यू टैक्सेस जो हैं वो आपको उस हिसाब से गेन टैक्स देना होगा। तो ये टैक्सेस की कुछ जो बंदा सेलर है उस वाले से टैक्स को एडजस्ट करना पड़ता है, जो परचेजर है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपने किस तरह जो है वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में अपनी करेक्टली अमाउंट लिखनी है, जिससे आप बहुत बड़े झंझट से बच जाएंगे, आपको कोई भी टैक्स का क्रैक्स के वाले से या कोई किसी किस्म के वाले से नोटिस नहीं आएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक दोस्त को तकरीबन 9 साल बाद एक FBR की तरफ से नोटिस आया था, 9 साल बाद एक नोटिस आया, तो उन्होंने इसी चीज को हाईलाइट किया था कि आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, इस हवाले से अपनी वेल्थ स्टेटमेंट वाज़ेह करें कि आपके पास पैसा आया कहां से। अगर किसी बंदे को 9 साल बाद नोटिस आ सकता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको 2 या 3 साल बाद आ जाए, तो आपको उस वाले से अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। ये एक साइड इफेक्ट भी है एक आपको फाइलर होने का, क्योंकि आपके पास तकरीबन 10-12 साल की जो भी आपकी प्रॉपर्टी के लेन देन उसके कागजात होना जरूरी है। तो इस तरह के मामलात में आप फंस जाते हैं, क्योंकि इतने लंबे अरसे के लिए कोई भी कागजात जो है वो महफूज नहीं रख सकता। एक बंदा कोई बाहर है उसको नोटिस आ जाता है तो वो पाकिस्तान आके वो नोटिस का जवाब देगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इस तरह के मसाइल फिर आते हमें फ्यूचर में आ जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप किसी अच्छे और बेहतर बंदे से कंसल्ट करके फिर ये तमाम मामला देखा करें। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।